सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय आपका जो राजन सीरीज आता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रहते हैं। इन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपके लिए हल करा रहा हूँ। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको करा दिया है पूरा, और पिछले क्लास में हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट किए थे। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे पिछले क्लास में। अब यहाँ पे मैं आपको प्रश्न संख्या 21 से कराने जा रहा हूँ। अब देखिए, इससे पहले क्लासेस आपने नहीं देखी है तो चाहे तो आप अभी या इस क्लास के बाद जाकर के इन क्लासेस को देख सकते हैं। और उनको कहाँ आप देख पाएंगे, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करेंगे तो मैथ की प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर की आपकी खुल जाएगी। उसमें सेकंड सेमेस्टर का पूरा मैंने आपको मैथ सिलेबस पढ़ाया हुआ है, वह देखने को आपको मिल जाएगा। राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मास्टर क्लास मिल जाएगा और मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो इतना अगर आप मैथ में कर लेते हैं तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से भी। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप पहले खुद से ट्राई करिएगा। देखिए, मैथ पहले प्रैक्टिस की बात है। देखने में तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, यहाँ पे अगर आप केवल देख देख के चलोगे प्रश्नों को तो लगेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और पूरा उत्तर चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए और पहले प्रश्न को पढ़िए, खुद से सॉल्व करिए। फिर उसके बाद सही सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व हो रहा तो पहले देखिए कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है और उसको सुधारिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 है, ब्रैकेट में ऋण 5 ऋण, फिर ब्रैकेट में ऋण 45 भागा ब्रैकेट में ऋण 15 धन ब्रैकेट में ऋण 3 गुणे 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने को आपसे बोल रहा है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा है, ठीक है। और ब्रैकेट्स में संख्याएं जो हैं, नेगेटिव में जो संख्याएं हैं उनको बस ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। बस आप सभी संख्याओं को अभी तुरंत क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट खोल करके लिख सकते हैं। ब्रैकेट देखिए हटा के लिखेंगे तो इसको लिख देंगे ऋण 5 और फिर देखिए माइनस, और फिर इसी का ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा धन 45 भागा, और ये -15 है, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो इसको -15 ऐसे ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऋण 3 गुणे 5 इसी तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। इसके आगे देखिए आपने पढ़ा है बॉडमास का नियम, मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग, केवल ये 4 चीजें हो रही हैं। तो इनमें सबसे पहला काम जो हम करते हैं भाग का करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे योग का चिन्ह है। अब इसके बाद 45 में भाग जाएगा ऋण 15 से, फिर धन 3 ब्रैकेट में ऋण 3 गुणे 5। अब इसके बाद देखिए ऋण 5 और ये 15 से 45 3 बार में कट जाएगा, और ऋण 3 यहाँ पे देखिए -1 नीचे बचा है, ऊपर 3 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं पूरे को -3। और आगे धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह गुणा होगा ऋण में तो हो जाएगा ऋण 3, और फिर अब इसके आगे देखिए ऋण 3 का गुणा होगा 5 में तो हो जाएगा ऋण 15। ठीक, तो ये हो गया ऋण 15। अब देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, सभी को जोड़ लीजिए। ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 हो जाएगा, ऋण 8 और ऋण 15 ये हो जाएगा ऋण 23। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आपका आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, ऋण 23। तो यहाँ पे कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको आराम से सॉल्व कर लेना है। बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइनस देख करके कभी मत डरिएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। x गुणे ब्रैकेट में लिखा है y माइनस जेड धन y इंटू ब्रैकेट में लिखा है z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपको व्यंजक दिया है यहाँ पे आप पहले गुणा कर लीजिए ब्रैकेट खोल के। अब देखिए x गुणे ब्रैकेट में x माइनस जेड है तो इस x का गुणा पहले y में होगा, फिर x का गुणा माइनस जेड में होगा। ठीक है, तो y में होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस जेड में होगा तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दिया है प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, फिर देखिए प्लस का चिन्ह आएगा और y का गुणा जेड में होगा तो हो जाएगा वाई जेड, और फिर माइनस एक्स में होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स, फिर प्लस जेड का गुणा यहाँ पे हो रहा है एक्स माइनस वाई में तो हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में एक्स वाई है, माइनस वाई एक्स लिखा है तो माइनस वाई एक्स को माइनस एक्स वाई भी तो लिख सकते हैं, तो वही बात है प्लस में एक्स वाई और माइनस में एक्स वाई ये कट जाएगा, माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, जेड एक्स लिखा है यानी कि एक्स जेड ये आपस में घट के शून्य हो जाएगा, और वाई जेड देखिए प्लस में है और वाई जेड माइनस में भी है ये भी आपस में घट जाएगा। तो सभी तीनों जो हैं जो धनात्मक हैं वही तीनों ऋणात्मक भी हैं, तो घट के आपस में ये सब क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, तो मान कितना आ जाएगा शून्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x धन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब एक रेलगाड़ी की चाल दे दिया है और घंटे दे दिया है और पूछ रहा है कि इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या फिर दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक, तो यहाँ से दूरी हम निकालेंगे तो चाल हमको पता है उसकी रफ्तार क्या है ट्रेन की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और घंटे भी हमको पता है, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमको दूरी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों का गुणा हो रहा है। ठीक, अब इन दोनों का गुणा किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में चाल लिख देंगे, 3 पद दिया है चाल में और फिर गुणे 2 पद दिए हुए हैं घंटे में। अब गुणा करना है यहाँ पे तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए या तो इसके तीनों पद का बारी बारी से इस दोनों पद में गुणा कर दीजिए, या फिर इन दोनों पदों का इस पूरे 3 में बारी बारी से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ से आप लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए x का गुणा इस पूरे में होगा और फिर प्लस 2 का गुणा इस पूरे में होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर देखिए धन 2 है तो 2 और इंटू फिर इतना 2 का भी गुणा इसी में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस x का गुणा होगा 3x में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 2 में होगा तो 2x, फिर इसी तरीके से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब जोड़ लीजिए x क्यूब का एक पद, एक्स स्क्वायर के 2 पद हैं ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और x के 2 पद हैं 2x और 6x ये हो जाएगा 8x और धन 4। तो उत्तर कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये आपका आ जाएगा इतनी दूरी रेलगाड़ी तय करेगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। यदि x धन 1 बटे x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमको मान दिया गया है x धन 1 बटे x का 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है, तो ऐसा प्रश्न हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे हम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, x धन, अब जो मान हमको दिया है उसमें x की घात देखिए 1 है और जो मान निकालना है उसमें x की घात देखिए 2 है, तो जो मान हमको पता है उसका हम वर्ग कर देते हैं, तो x धन 1 बटे x का होल स्क्वायर हम कर देंगे जो कि है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर किए हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे और बराबर 5 का वर्ग 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ बचा है केवल 2, 2 गुणे 1 था तो 2 हो जाएगा और उस 2 को उधर भेज देंगे तो 25 में से घट जाएगा, आ जाएगा 23, यानी कि इसका पूरे का मान देखिए। अब इधर यही बचा ही जो हमको निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 23 के। तो इस तरीके से आसानी से इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बोला कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 87 है, तो माना पहली क्रमागत संख्या जो है वह x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है, तो जैसे एक संख्या मान लेते हैं 4 है तो इसकी अगली क्रमागत संख्या 5 होगी, उसकी अगली 6 होगी। तो इसी तरीके से अगर पहला x माना है तो दूसरा क्या होगा? x धन 1 होगा और तीसरा क्या होगा? x धन 2 होगा। 3 क्रमागत संख्याएं इस तरीके से हमने मान लिया, पहला x, दूसरी x धन 1, तीसरी x धन 2। अब यहां से बोल रहा है कि इन तीनों का योग जो है वह किसके बराबर है? 87 के। तो इसी को समीकरण के रूप में हमको लिख देना है। जहां भी आपको प्रश्न बोलेगा वहां पे आपको समीकरण बनाने का प्रयास करना है। अननोन से नोन तक हमको पहुंचना है, हमको पता नहीं होता है हमको, तो हम चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। जो नहीं पता है उसको x मान लिया, वेरिएबल मान लिया, फिर उसका मान अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। जब हम समीकरण में रखते हैं तो उस समीकरण से वह मान निकल आता है। ठीक है, तो अब समीकरण कैसे बना रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो 3 क्रमागत संख्याएं हमने मान लिया और तीनों का योग जो है वह बराबर 87 के दिखा दिया। अब यहीं से सॉल्व कर लेना है। अब देखिए x में x जुड़ जाएगा, 3 बार x जुड़ेगा 3x हो जाएगा और 1 धन 2 3 हो जाएगा और 3 उधर जाकर के घट जाएगा तो आ जाएगा 84। 3x बराबर 84 और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 और 8 28। x का मान 28 आ गया। अब पूछ रहा है कि द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय क्रमागत, पहली क्रमागत संख्या x है, द्वितीय क्रमागत संख्या x धन 1 है। x का मान हो गया 28, तो x धन 1 का मान कितना होगा? 28 धन 1 बराबर 29, यानी कि द्वितीय क्रमागत संख्या जो आएगी वह कितनी आ जाएगी? 29। ठीक है, तो इस प्रकार से मान जो आ जाएगा निकल के वह 29 आ जाएगा। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणे आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होना है। आयत का लंबाई दिया है 10, वैल्यू रख देंगे 10, चौड़ाई दिया है 6, रख देंगे 6, तो 2 गुणे ब्रैकेट में 10 धन 6 हो जाएगा, 10 धन 6 करेंगे 16, 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर ही हो जाएगा आयत का परिमाप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है? अब देखिए आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में और आपसे पूछ रहा है लीटर में। लीटर भी क्या होता है? ये भी आयतन ही होता है। आपके घर में दूध आता है तो वो क्या है? लीटर जो आ रहा है, तेल आ रहा है, वो सब आयतन बताता है कि हाँ इतने अमाउंट में यह इतना दूध है, इतना तेल है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या दिया है? बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी दिया है, तो वह कितना पानी है यह आपसे पूछ रहा है। अब सबसे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहीं से आपको अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखना हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1/1000 लीटर। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहीं पे सेंटीमीटर क्यूब जहां पे लिखा है वहीं पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर, यानी कि यह पानी बराबर हो जाएगा 7800 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख देंगे 1/1000 लीटर, यानी कि
1/1000 से गुणा हो जाएगा तो 2 शून्य तो ऐसे ही कट जाएंगे और 10 से भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 7.8 लीटर। यानी कि यह बर्तन में कितना पानी है, 7.8 लीटर पानी है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 है तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए स्क्वायर में जो पद दिया है, जैसे वेरिएबल a है तो यहाँ पे a जो है उसकी घात 2 है और जो निकालना है उसकी घात 1 है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पता है कि अगर ये जिसका मान हमको निकालना है उसका हम वर्ग करें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यह बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जिसका मान हमको कितना दिया है, 2 दिया है तो इसकी जगह 2 आ जाएगा और प्लस 2 तो यहाँ पे बचा ही हुआ है तो प्लस 2 और ये बराबर किसके हो जाएगा, 4। यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के और a प्लस 1/a बराबर अगर लिखना चाहें तो √4 आएगा। √4 किसके बराबर होता है, 2 के। तो इसका मान जो निकल के आ जाएगा वह भी 2 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है। ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका हम उसमें गुणा कर दें तो मान जो हो जाए वह 1 हो जाए। तो मान लेते हैं कि ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, x। तो ऋण 4/9 में x का गुणा कर देंगे तो उसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि x जो है वह ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब इसके बाद x का मान निकालना चाहें तो 9 यहाँ बटे में है, बराबर को उधर भेजेंगे गुणे में हो जाएगा और ऋण 4 इधर आ जाएगा, जिसे लिख सकते हैं ऋण 9/4। ठीक है, तो यही x का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ऋण 9/4। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे इन्होंने बता दिया कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। माना, देखिए एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहे हैं, मान लेते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य x है। तो देखिए अब यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य घटा दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 72 रुपए आना चाहिए, क्योंकि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। ठीक, अब देखिए 7x ऋण 5x बराबर 72, यानी कि 2x बराबर 72 और x बराबर कितना हो जाएगा, 72/2 यानी कि 36। यानी कि एक पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा, 36 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल बता दिया है कि ऋण 1/3 है। एक संख्या दे दिया है, दूसरा पूछ रहा है। ठीक, अब दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं। x धन ऋण 5/18 जोड़ेंगे तो बता रहे हैं कि कितना आएगा योगफल, ऋण 1/3। अब ये देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा x माइनस 5/18, ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, बराबर ऋण 1/3। अब इसके बाद इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ऋण 1/3 और ये धन हो जाएगा उधर जाके 5/18 और हर समान करेंगे तो 18 आ जाएगा और 6 बार तो यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 6 धन 5। x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ऋण 1/18। इसका मान कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए बचेगा ऋण 1 और नीचे 18 है। तो x का मान मतलब वह संख्या अगर इसमें ऋण 5/18 में अगर हम जोड़ दें ऋण 1/18 तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण 1/3। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x धन 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x का मान ऋण 3 है।
अब देखिए x का मान ऋण 3 दे दिया है और वर्गाकार खेद की भुजा हमको दिया गया है। खेद की भुजा है 3x + 17। तो हम निकाल लेते हैं कि खेद की भुजा कितनी होगी x का मान रख के। तो x का मान ऋण 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9 -9 और धन 17, ये आ जाएगा 8 मीटर। तो खेद का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भुजा का वर्ग होता है तो 8 × 8 64 वर्ग मीटर। यह वर्गाकार खेद का क्षेत्रफल आ जाएगा जब x का मान -3 होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहते हैं कि समीकरण 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको बराबर के इधर चाहे उधर दोनों तरफ हर जगह जो बट्टा है वह 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों पक्षों में चाहें तो हर समान तो है ही, देखिए हर इस तरीके से समान कर लेंगे। 12/5 इन दोनों का हर समान है तो इस तरह इनको लिख सकते हैं। अंश में 2 धन 2x/5 इस तरीके से इतना आप लिख लोगे। इसके बाद हर चाहे आप डायरेक्टली भी काट सकते हो क्योंकि पूरे के बटे में है, या फिर आप कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पे तो हर अपने आप कट जाएगा। अब ये आ गया 12 बराबर 2x धन 2 और फिर धन 2 को इधर लाएंगे, 12 में से घटेगा तो 10 बचेगा और 2x तो यहाँ पे है ही, तो 2x बराबर 10 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34। 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए महत्तम समापवर्तक दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यहाँ पे गुणनखंड आप आसानी से लिख सकते हैं। 114 का गुणनखंड देखिए 2 से पहले कटता है, फिर 3 से, फिर 19 से कटेगा। तो 2 × 3 × 19 इसको लिख लेंगे। 338 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 19 और 133 को लिख सकते हैं 7 × 19। ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देखेंगे 2, क्या 2 हर जगह आ रहा है? नहीं। फिर इसके बाद देखिए संख्या 3, क्या 3 हर जगह आ रहा है? नहीं। और 5 भी हर जगह नहीं आ रहा। 19 जो है वह हर जगह आ रहा है, तो मासा में 19 लिखा जाएगा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी जगह उपस्थित हो। ठीक है, तो केवल 19 जो हमको मिलेगा वही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर भाग विधि से। सब 133 से आप 133 ने सबसे छोटी संख्या आपकी 114 है, तो 114 से आप भाग करते 133 में। ठीक है, 19 जो है वह आपका शेषफल रह जाता और 19 शेषफल से आप भाग करते 114 में। तो 114 6 बार में पूरा कट जाता, फिर 19 जो हो जाता है वह 114 133 का लासा हो जाता है और 19 से भाग करते 380 में, तो 20 बार में पूरा कट जाता है। तो इस तरीके से 19 क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। तो भाग विधि से आप चाहे निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से। आपको मासा जो आपको मिल जाएगा, महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करेगी वह हो जाएगी 19। इसके बाद देखिए एक प्रश्न संख्या 35 है। निम्न चित्र में AC बराबर BD के है। AC भुजा देखिए यहाँ पे है जो कि बराबर है BD के, और BC जो है वह AD के बराबर है। BC भुजा, B और C भुजा जो है वह बराबर है AD के, यानी कि इस भुजा के। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के। दूसरा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BDA के। या फिर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, त्रिभुज BAD के। तो देखिए त्रिभुज आपका A, B और C है। पहला त्रिभुज देखिए A, B, C। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं, देखिए 2 भुजाएं तो आपको समान दिख ही रही हैं और एक भुजा ये कॉमन है, तो तीनों भुजाएं यहाँ पे आपको समान दिख रही हैं। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं और 2 त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान दिख रही हैं। अब यहाँ पे ये है कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज है, यही आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए जब भी त्रिभुज के सर्वांगसमता की बात होती है तो संलग्न भुजा की बात होती है। जैसे त्रिभुज ABC में
आपको पहली कौन सी भुजा मिल रही है, ए बी। तो इसी तरीके से जो इसके समरूप, जो इसके सर्वांगसम त्रिभुज होगा, उसकी भी जो संलग्न भुजा है, जो इससे ए बी से मिलती भुजा है, वह पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी से मिलती भुजा ए बी ही है, यह दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा है। तो दूसरे त्रिभुज में भी इसी को पहले रखा जाएगा, ए बी डी, ये त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज इस त्रिभुज के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन आपका पहला है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, ऋण ब्रैकेट में 4 ऋण 17 धन ब्रैकेट में 10 गुणे 3 ऋण 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ऋण और ब्रैकेट में जो घटाना है इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऋण को ऐसे रख दीजिए और ब्रैकेट में जो है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण और 4 माइनस 17, तो ये कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। धन 10 गुणे 3 है, तो ये हो जाएगा 30 और ऋण 5। फिर इसके बाद देखिए ये ऋण और ब्रैकेट खुलेगा तो ऋण का गुणा ऋण में होगा, ये हो जाएगा 13 और धन 30 और -5। अब इसके बाद जोड़ लीजिए, 13 और 30 43 हो जाएगा, 43 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना मान, 38। तो इसी तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 37x² - 7x धन 6 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मान है x के मानों को आपको निकालना, और जब यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है तो x का 2 मान आपका निकलेगा, यह आपको पता होना चाहिए। अब मान निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए a इंटू सी, देखिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इससे कंपेयर करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, 6। c की जगह कितना है, 6 आ रहा है। अब a इंटू सी हम लोग निकालते हैं, तो a कितना है, 1 गुणे 6 कितना आ जाएगा, मान 6, और b कितना है, -7। अब देखिए a इंटू सी इस तरीके से हमको करना है, इसके 2 गुणा हमको इस तरीके से चाहिए कि जो मान आ जाए जोड़ने पे -7 और गुणा करने पे धन 6 आ जाए। तो देखिए 2 ऋणात्मक संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं, ऋण 6 और ऋण 1, जोड़ेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे -7x को कितना लिख सकते हैं, -6x और -x और धन 6 बराबर 0। -7x को बस बीच वाले पद को हम लोग तोड़ देते हैं 2 पदों में, ताकि फिर 2 पद का कॉम्बिनेशन बन के हम जो संख्या जो बीजीय व्यंजक दिया है उसको गुणनखंड के रूप में लिख सकें। अब देखिए पहले 2 पदों में x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x - 6, और बाद के दोनों पदों में कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x - 6। यहाँ पे -x था, -x में से -1 कॉमन लेंगे तो +x हो जाएगा, और -6 धन 6 में से -1 कॉमन लेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर 0 के। x - 6 देखिए दोनों जगह आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है -1, तो x - 1 बच जाएगा बराबर 0 के। और यहाँ से वैल्यूज निकालना चाहेंगे तो x - 6 बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 6 लिख सकते हैं, और x - 1 बराबर भी 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि x - 1 और बराबर x - 6, इसको उधर भेजेंगे तो 0 के बटे में x - 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 1 बराबर 0 और x की वैल्यू 1। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, 1 और 6। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है। देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य अगर घटा दिया जाए तो 14 रुपए आना चाहिए। तो 2x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर हो जाएगा 7। एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या
39 ए धन 1/a बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल किया हुआ प्रश्न है, जो दिया है उसमें a की घात 1 है, जो निकालना है उसकी घात स्क्वायर है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा a धन 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/b की जगह है 1/a, तो हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा 1/a बराबर 9 के, a से a कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 उधर जाएगा, 9 में से घट जाएगा, बच जाएगा 7, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 7 आ जाएगा। ठीक, अब तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हमने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 40। अब ये देखिए 2015 में भी पूछा था यह प्रश्न और 2020 में भी पूछा था, और इस प्रश्न को हम पहले कर भी चुके हैं पिछले क्लास में। एक बगीचा है जिसमें 2025 पौधे लगे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की बागीचे में पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं पूछ रहा है। मान लेते हैं कि पंक्ति में लगे हुए पौधों की संख्या x है, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी x, और कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x गुणे x कर सकते हैं, जो कि बराबर है 2025 के, x स्क्वायर बराबर 2025, और x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2025, जिसका मान आ जाएगा 45, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगे हैं। इस तरीके से आप इसका मान निकाल लोगे। उम्मीद है कि यहाँ पे संख्या 40 तक मैंने आपको कराया, सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। ठीक है, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके से सभी विषयों को पढ़ाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे ऐप के माध्यम से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ऐप पे आप बिना डिस्टरबेंस के, बिना किसी प्रचार के और सभी स्टडी मटेरियल्स के साथ पढ़ पाएंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।